जो लिबरलिज्म है वो लैटिन लैंग्वेज लिबर से आया है। लिबर का मतलब होता है फ्री। फ्रॉम द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द फ्रीडम। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो लिबरलिज्म का मतलब उनके लिए था आज़ादी, फ्रीडम। फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड हर एक को आज़ादी हो, हर इंडिविजुअल अपने आप में इक्वालिटी को एंजॉय करे कानून के सामने। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब पॉलिटिकली अगर हम बात करते हैं लिबरलिज्म के बारे में तो हर किसी को क्या चाहिए, कानून के सामने समानता चाहिए। कानून से ये चाहिए कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करे। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरल्स हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। लिबरलिज्म का मतलब ये है कि ऑटोक्रेसी से आज़ादी मिल जाए, ठीक है। जो राजा, उसका बेटा राजा, ठीक है, और वो अपने अकॉर्डिंग पूरी शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, वो सब उससे हमको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। और जो प्रिविलेजेस उनको मिले हुए हैं बर्थ के हिसाब से वो भी हट जाए। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दो पार्लियामेंट। उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उन्हें एक पार्लियामेंट चाहिए जिसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस हो और वो सबके लिए हो। 19th सेंचुरी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी बोलते हैं। पहले यूएसएसआर का मैंने आपको बताया था ना, आइडियोलॉजी थी कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा, मीन्स कुल मिला के राजा के हाथ में हुआ। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मिले और वो उसके ओनर के रूप में कुछ भी करें इस प्रॉपर्टी पे, चाहे वो उसमें कल्टीवेशन करें, चाहे बिल्डिंग बनाएं, चाहे इंडस्ट्री लगाएं, वो उनकी विश होनी चाहिए। आगे दे रखा है, Yet, equality before the law did not necessarily stand for the universal suffrage। लेकिन अगर 19th सेंचुरी के हिसाब से चलें तो हर किसी को वोटिंग राइट था ही नहीं। अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि लिबरल डेमोक्रेसी की डिमांड उठी थी, राइट टू वोट की डिमांड उठी थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी उन मैन को, आदमियों को क्या था, वोट डालने का राइट था, ना ही जो पुअर लोग थे जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है और अगर वो फीमेल है तो वो वोटिंग राइट रखता ही नहीं है। उसके बाद जैकोबिन क्लब के आने की वजह से कुछ टाइम के लिए जैकोबिन क्लब्स में सबको वोटिंग राइट दिया गया था, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, डजेंट मैटर। अगर नेपोलियन कोड की बात करें कि नेपोलियन कोड के जाने के बाद क्या हुआ, जो राइट टू वोट था, इक्वल राइट टू वोट, वो गया, किसी को नहीं मिला। केवल वही जो टैक्स पेयर हुआ करते थे या जिसके पास काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है वो वोटिंग राइट रख रहा है। औरतों को तो एक सिंबल के रूप में यूज़ किया जाता था, औरतों का स्टेटस बहुत माइनर माना जाता था। अगर हम आगे बात करें, फादर्स एंड द हस्बैंड्स, उनके नेम पे ही लेडी का नेम रखा माना जाता था, जैसे फादर ऑफ, ठीक है, वाइफ ऑफ, और या फिर डॉटर ऑफ, ऐसे नाम जाने जाते थे। उसमें औरत का इंडिविजुअल क्या नेम है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल दो द 19 एंड द 20th सेंचुरी, अगर हम 19th सेंचुरी की बात की या 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात करें तो जो औरतें थीं और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स किए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। और इसमें अचानक से किसी को जीत हासिल नहीं हुई, काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा। अब हम इकोनॉमिक पर्पस से बात कर रहे हैं, अभी हम पॉलिटिकल पर्पस से बात कर रहे थे, अब हम इकोनॉमिक पर्पस से बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाले को क्वेश्चन में बता दीजिए, आप क्वेश्चन यह बना सकते हैं, यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द सरफेस, इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। इसका मतलब है पॉलिटिकली इक्वल वोटिंग राइट, ठीक है।
फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट बनाएंगे कि लिबरलिज्म कहाँ से आया है। तो इसका आंसर है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स फ्रीडम, फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिबरल नेशनलिज्म एज अ पॉलिटिकल एस्पेयर। पॉलिटिकल के आधार पे अगर हम लिबरल नेशनलिज्म को पूछे तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ आपको क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, ठीक है, जो प्रिविलेजेस हैं वो हट जाने चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, यहाँ तक आप देख रहे हैं। फिर यहाँ बीच में आपको स्ट्रगल दिखा रखा है। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक वाले पार्ट पे आ जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक स्पेयर की बात करें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट। लिबरलिज्म का मतलब क्या है, मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए। मार्केट की फ्रीडम मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके आप फ्रीली बिना कोई टैक्स पे किए क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, बिजनेस कर सकें, ट्रेड कर सकें। उसके बाद है वो चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस जो लग रखे हैं, हर स्टेट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि आप हमारे कंट्री में आएंगे तो इतना टैक्स पे करेंगे, उनको हटाने की डिमांड की गई या कम से कम उनको रिड्यूस कर दिया जाए, पैसे टैक्सेस कम कर दिए जाए। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मिडिल क्लास की तरफ से उठी। चलिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग एरिया की बात करते हैं। 19वीं सेंचुरी में नेपोलियन की एडमिनिस्ट्रेशन जो था हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल, उस टाइम काफ़ी अच्छी सिस्टम आए, ये आप यहाँ पे बताएंगे। व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग द नेपोलियन पीरियड, नेपोलियन पीरियड में कौन कौन से चेंज आए। तो यहाँ से आप इसका आंसर लगाना स्टार्ट करेंगे, ओके, और यहाँ तक है इसका। हाँ, तो यहाँ बताया है कि नेपोलियन जब आए थे तो उस टाइम लगभग छोटे छोटे एरियाज़ में 39 स्टेट्स में, यहाँ स्टेट मतलब कंट्री की बात की गई, 39 कंट्रीज़ में यहाँ बटा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, ईच ऑफ दीज प्रपोज्ड इज ओन करेंसी। अब हर कंट्री की अपनी एक, स्टेट की क्या है, अपनी एक करेंसी है, विंग मेजर है मर्चेंट ट्रेवल। अब वो क्या कर रहा है, अगर एक मर्चेंट जा रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये बता रहा है एग्जाम्पल के रूप में। 1833 में हैम्सबर्ग से अगर उसे नंबर्सबर्ग में जाना है कोई चीज़ सेल करने, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ेगा, 11 बार टैक्स देने पड़ेंगे, और हर बैरियर पे जाके 5% टैक्स उसे देना पड़ेगा, ओके। और जितना वेट है या जितना लेंथ है उसके सामान की, उस हिसाब से देना पड़ेगा। पर एक्चुअल में मैटर क्या है कि वहाँ पे सिंगल मेजर सिस्टम चलता ही नहीं है। उसका भी एक एग्जांपल आपको दे रखा है, जैसे इली क्या है, एक मेजरिंग सिस्टम है, जैसे हम मीटर सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इली जो है फ्रैंकफर्ट में है 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ। अगर वो आगे जा रहा है मेंस में तो वो लेंथ वो लोग मान रहे हैं 55.1, और नंबर्सबर्ग में 65.6, और फेरीबर्ग में 53.5 मान लीजिए। इसके हिसाब से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये बोल रहा है कि हम मान रहे हैं 1 = 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर। लेकिन 1 = 100 सेंटीमीटर हमने मान लिया है। अगर हम पाकिस्तान में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं, हम तो 98 सेंटीमीटर ही मानेंगे। फिर हम चले गए चाइना में, वो कह रहे हैं नहीं, हम तो इसे 95 सेंटीमीटर ही मानेंगे। तो हर जगह अलग अलग जा रहा है सिस्टम। अब आप जहाँ जहाँ से ट्रेड कर रहे हैं वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, और आप जितना लेके गए थे, आप तो कह रहे थे कि मैं 100 सेंटीमीटर लेके गया हूँ, पर हर कंट्री में मेज़रमेंट अलग चल रहा है, आपको अलग अलग टैक्स देना पड़ रहा है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा।
तो इस वजह से बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था। तो जो हम कह रहे थे कि नेपोलियन के बाद क्या क्या चेंज आई, यहाँ तक हमने लगाया था। उसके आगे भी है, उसके आगे बता रखा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते थे कि इकोनॉमिक एक्सचेंज करना है, तो अब कमर्शियल क्लास जो है वो ग्रोथ ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने डिमांड उठाई कि एक सिंगल सिस्टम होना चाहिए। तो 1834 में कस्टम यूनियन जो थी, जिसे हम जॉर्विन की नेम से भी जानते हैं, उन्होंने क्या किया, इनिशिएटिव लिया ऑफ पर्शिया एंड जॉइन द मोस्ट जर्मन स्टेट। उन्होंने जितने भी जर्मन स्टेट थे, पर्शिया थे, उन सबको यूनाइट किया और सबसे पहले जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको ख़त्म किया। जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उनको कम करके, मतलब 30 करेंसी थी उन्हें 2 में कन्वर्ट किया, जिससे बार बार करेंसी एक्सचेंज नहीं करनी पड़े। द क्रिएशन ऑफ द रेलवे, ये हमने जो ऊपर क्वेश्चन बनाया था उसका ही आंसर है। उसके बाद रेलवे के आने के बाद भी काफ़ी प्रॉफिट हुआ, इससे इकोनॉमिक रूप से काफ़ी स्ट्रेंथ आया, यूनिफिकेशन अच्छा हुआ। रेलवे से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना इजी हो जाता है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ले जाया जा सकता है, तो ट्रेड काफ़ी अच्छे से होने लगा। अब जैसे 30 करेंसी थी उन्हें 2 में कन्वर्ट कर दिया, तो करेंसी एक्सचेंज करने का भी मैटर सॉर्ट आउट हुआ। अब जो वेइंग सिस्टम था वो भी इक्वल हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हमने मेज़र अपने कंट्री में किया है वो बाकी कंट्रीज़ में भी क्या होगा, इक्वल ही माना जाएगा। तो ये सारी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।